सब्जेक्ट ज्ञान यूट्यूब चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता है। सब्जेक्ट ज्ञान यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए। प्रस्तुत है कक्षा 10 विषय सामाजिक। मैं भंवरलाल मीणा और मेरे साथ टेक्निकल टीम के रूप में कार्य कर रहे हैं श्रीमान श्री राम जी जाखड़। अध्याय 17 मुद्रा और वित्तीय संस्थाएं। मुद्रा को मनुष्य जाति द्वारा किए गए महान आविष्कारों में से एक माना जाता है। आग तथा पहिए के आविष्कार की भांति मुद्रा के आविष्कार ने भी मनुष्य जाति के विकास में विस्मयकारी योगदान दिया है। आमतौर पर वस्तुओं और सेवाओं के लिए हम जो कुछ भी भुगतान करते हैं उसे मुद्रा कहा जा सकता है। मुद्रा सामान्य रूप से उपयोग लिया जाने वाला विनिमय का साधन है। भुगतान के साधन या विनिमय के माध्यम के रूप में सामान्य स्वीकृति मुद्रा का एक विशिष्ट गुण है। प्रत्येक व्यक्ति द्वारा किया जाने वाला यह विश्वास है कि इसे अर्थव्यवस्था में अन्य सभी के द्वारा स्वीकार कर लिया जाएगा। मुद्रा को मुद्रा बनाता है। अतः मुद्रा वह कोई भी वस्तु है जिसे वस्तुओं और सेवाओं के भुगतान के लिए सामान्य स्वीकृति प्राप्त है। इस आधार पर यह स्पष्ट हो जाता है कि भारत में भारतीय रुपया ही मुद्रा है। बात करते हैं इसी क्रम में आगे विचार करें कि क्या अमेरिका तथा इंग्लैंड में वस्तुओं के क्रय के बदले भारतीय रुपये में भुगतान किया जा सकता है। वहाँ बाजार में भुगतान किस माध्यम से होते हैं, अर्थात अमेरिका तथा इंग्लैंड की मुद्रा क्या है। तो मुद्रा के अनेक रूप है जो भुगतान के साधन के रूप में प्रयुक्त होते हैं, लेकिन आम आदमी के लिए मुद्रा का सामान्य अर्थ केवल करेंसी और सिक्के हैं। इसका कारण यह है कि भारत में भुगतान प्रणाली मुख्यतः करेंसी तथा सिक्कों के इर्द गिर्द घूमती है। भारतीय मुद्रा को भारतीय राष्ट्रीय रुपया कहा जाता है। 1 रुपया 100 पैसे के तुल्य होता है। भारतीय रुपये का प्रतीक यह है। डिजाइन देवनागरी अक्षर रह तथा लैटिन के बड़े अक्षर आर के जैसा है, जिसमें ऊपर दोहरी आड़ी रेखाएं या प्रतीक डी उदय कुमार द्वारा तैयार किया गया। इसी प्रकार संयुक्त राज्य अमेरिका की मुद्रा US डॉलर का प्रतीक है। ब्रिटेन की मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग का प्रतीक है। यूरोपीय समूह की मुद्रा यूरो का प्रतीक है तथा जापान की मुद्रा जापानी येन का प्रतीक है। बात करते हैं मुद्रा की उत्पत्ति तथा विकास की। तो 17 इसके अंतर्गत है। मुद्रा की उत्पत्ति की बात करें तो अंग्रेजी भाषा में मुद्रा को मनी कहा जाता है। अंग्रेजी भाषा के शब्द मनी की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द मोनेटा से हुई है। रोम में पहली बार टकसाल देवी मोनेटा के मंदिर में स्थापित की गई थी और इस टकसाल से उत्पादित सिक्कों के नाम देवी मोनेटा के नाम पर मनी पड़ गया था और धीरे धीरे मुद्रा के लिए सामान्य रूप से मनी शब्द का उपयोग किया जाने लगा। ऐसा माना जाता है कि चीन के साथ साथ भारत भी विश्व के प्रथम सिक्के जारी करने वाले देश में से एक था। भारतीय सिक्कों का इतिहास ईसा पूर्व के से प्रारंभ हो जाता है। उत्खनन में मिले मौर्य काल के चांदी के सिक्के इस बात को तय सिद्ध करते हैं कि भारत में ईसा से पूर्व ही सिक्कों का प्रयोग आरंभ हो गया था। भारत में पहला रुपया शेरशाह सूरी द्वारा जारी किया गया है। माननीय श्री नरेंद्र मोदी ने प्रचलित 500 रुपए तथा 1000 रुपए के नोटों के विमुद्रीकरण की घोषणा कर दी। प्रचलित मुद्रा की कानूनी वैधता समाप्त करके उसे प्रचलन से हटाना ही विमुद्रीकरण कहलाता है। वित्तीय शिक्षा प्रदान करने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रोजेक्ट वित्तीय साक्षरता प्रारंभ किया। इसका उद्देश्य विभिन्न लक्षित वर्गों को केंद्रीय बैंक तथा सामान्य बैंकिंग अवधारणाओं के संबंध में सूचनाएं प्रदान करना है। यदि हम वित्तीय तंत्र के संबंध में व्यापक ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो हम इंटरनेट पर देख सकते हैं तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वित्तीय साक्षरता प्रदान करने के हेतु यह बहुत प्रभाव एवं आकर्षक कदम है। भारतीय वित्तीय तंत्र में संबंधित अनेक रुचिकर फिल्में, खेल तथा कॉमिक्स इस वेबसाइट पर उपलब्ध है। यहाँ उपलब्ध होने वाली सूचनाओं तथा ज्ञान की विश्वसनीयता भी अद्वितीय है। बात करते हैं मुद्रा के विकास की। तो मुद्रा के जन्म एवं विकास के संबंध में कुछ अध्यय ये मानते हैं कि किसी व्यक्ति ने मुद्रा का आविष्कार नहीं किया। मुद्रा का आविष्कार एक संयोग मात्र है। पहले वस्तु विनिमय पद्धति प्रारंभ हुई और फिर मुद्रा का विकास हुआ। दूसरी तरफ अनेक विद्वान यह भी मानते हैं कि वस्तु विनिमय की कठिनाइयों के कारण मनुष्य जाति ने विनिमय को सुगम बनाने हेतु मुद्रा का विकास किया। इसी क्रम में यदि बात करें तो मुद्रा का जन्म कैसे भी हुआ, सभी विद्वान इस बात पर सहमत है कि मुद्रा के वर्तमान स्वरूप तक पहुंचने का प्रथम चरण निश्चित ही वस्तु विनिमय पद्धति है। वस्तु विनिमय प्रणाली की बात करें तो इस प्रणाली में वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं और सेवाओं के बदले में किया जाता है। विनिमय के माध्यम के रूप में वस्तु विनिमय प्रणाली अब लगभग इतिहास हो चुकी है और वस्तु विनिमय में आवश्यकताओं के दोहरे सेवाओं की कठिनाइयां पाई जाती है।
आवश्यकताओं के दोहरे संयोग से अभिप्राय है कि एक व्यक्ति जिस वस्तु को बेचना चाहता है उसकी आवश्यकता दूसरे व्यक्ति को हो जाती है तथा दूसरे व्यक्ति के पास विक्रय करने के लिए वह वस्तु है जिसकी आवश्यकता पहले व्यक्ति को हो। वस्तु विनिमय प्रणाली में विनिमय वस्तु आवश्यकताओं के दोहरे संयोगों की इस दुर्लभ स्थिति की अनिवार्यता थी। बात करते हैं इसी क्रम के अंतर्गत आगे, तो आपका अगला बिंदु आता है धातु मुद्रा। वस्तु मुद्रा का स्थान धातु मुद्रा ने ले लिया। प्रारंभ में धातु से बनी वस्तुओं तथा धातुओं के टुकड़ों ने मुद्रा का कार्य किया। इसके पश्चात इन पर मोहर लगाई जाने लगी तथा मूल्य लिखा जाने लगा। यह माना जाता है कि धातु के सिक्कों का उपयोग चीन, भारत तथा मिस्र में प्रारंभ हुआ। धातु मुद्रा का स्थानांतरण सुविधाजनक नहीं था। इसके उत्पादन में अधिक खर्च आता था और मुद्रा की बढ़ती आवश्यकता को धातु मुद्रा के से पूरा किया जाना संभव नहीं था। बात करते हैं पत्र मुद्रा की, तो धातु मुद्रा की सीमा के कारण पत्र मुद्रा का विकास हुआ। पत्र मुद्रा उन सभी दोषों से मुक्त है जो धातु मुद्रा में थे। पत्र मुद्रा के उत्पादन में बहुत कम खर्च आता है और इसका स्थानांतरण भी बहुत सुविधाजनक है। बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए पत्र मुद्रा की पूर्ति आसानी से बढ़ाई जा सकती है। मुद्रा के विकास के क्रम में वर्तमान में तो पत्र मुद्रा से आगे बढ़कर शाक मुद्रा तथा निकट मुद्रा भी मुद्रा की भूमिका अदा करने लगी है, जिसका अध्ययन हम आगे की कक्षाओं के अंतर्गत करेंगे। बात करते हैं मुद्रा के कार्य तथा अर्थव्यवस्था में मुद्रा की भूमिका की, तो मुद्रा के कार्यों को अर्थव्यवस्था में मुद्रा की भूमिका के रूप में देखा जा सकता है। मुख्य तौर पर मुद्रा विनिमय के माध्यम मूल्य का मापक, विलंबित भुगतानों के एक मानक तथा मूल्य के भंडार का कार्य करती है। साथ ही यह अनेक अन्य गतिशील कार्यों को पूरा करने में भी अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। मुद्रा के विभिन्न कार्य। विनिमय का माध्यम। एक अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आधारभूत भूमिका विनिमय के एक माध्यम या भुगतान के एक साधन के रूप में काम में करने की होती है। मुद्रा का यह कार्य वस्तु विनिमय प्रणाली की आवश्यकताओं के दोहरे सहयोगी की समस्याओं को समाप्त कर देता है। यह मुद्रा विनिमय के माध्यम से के रूप में कार्य करती है और यही विशिष्ट गुण है जो मुद्रा को अन्य संपदाओं से पृथक करता है। मुद्रा का माध्यम के रूप में उपयोग विनिमय क्रिया को सुविधाजनक बना देता है। बात करते हैं खाते की इकाई या मूल्य का मापक की, तो इसका तात्पर्य है कि मुद्रा बदले के सामान्य मापक का कार्य करती है। इसकी सहायता से सभी वस्तुओं और सेवाओं के विनिमय मूल्य को मुद्रा के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। विभिन्न पैमानों पर अनेक वस्तुओं और सेवाओं के विनिमय मूल्य को एक समान इकाई की मुद्रा के रूप में व्यक्त करके एक उचित लेखा तंत्र बनाया जा सकता है। यद्यपि मूल्य के एक मापक के रूप में मुद्रा की सबसे बड़ी समस्या यह है कि इसका स्वयं का मूल्य परिवर्तित होता रहता है। बात करते हैं इसी क्रम में आगे की विलंबित भुगतानों की मानक, तो मुद्रा वह इकाई है जिसके द्वारा स्थगित या भावी भुगतान सरलता से निपटाने जा सकते हैं। जो भुगतान तत्काल न करके भविष्य के लिए टाल दिए जाते हैं वे स्थगित भुगतान कहलाते हैं। चूंकि ऋण में भी एक प्रकार का स्थगित भुगतान होता है तो ऋणों को भी मुद्रा के रूप में चुकाया जाना सर्वाधिक सरल है। मुद्रा का मूल्य अन्य संपदाओं की तुलना में अधिक स्थिर रहता है तथा इसमें सामान्य स्वीकृति गुण पाया जाता है। अतः मुद्रा को स्थगित भुगतानों का श्रेष्ठ मानक माना जाता है। बात करते हैं मूल्य के भंडार की, तो इसका तात्पर्य है कि लोग अपनी धन तथा संपदा को मुद्रा के रूप में रख सकते हैं। मुद्रा मूल्य के संचय के रूप में भी कार्य करती है। मुद्रा के मूल्य का तात्पर्य मुद्रा की क्रय शक्ति से है। मुद्रा मूल्य का एकमात्र भंडार नहीं, अन्य वस्तुएं तथा संपदाएं भी मूल्य के भंडार का कार्य करती है तथा इस संदर्भ में मुद्रा से प्रतियोगिता करती है। मूल्य के भंडार के रूप में मुद्रा विशिष्ट है क्योंकि यह सर्वाधिक तरल परिसंपत्ति है। इस प्रकार मुद्रा वह वस्तु है जो सामान्य रूप से विनिमय के माध्यम, मूल्य के मानक, मापक, मूल्य के संचय तथा स्थगित भुगतान के मानक के रूप में प्रयोग की जाती है। वाकर तथा हार्टले विदर्श के अनुसार मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। क्राउथर के अनुसार मुद्रा की परिभाषा किसी भी वस्तु के रूप में दी जा सकती है जिसे साधारणतः विनिमय का माध्यम भी स्वीकार किया जाता हो और इसके साथ ही जो मूल्य के मापक और मूल्य के संचय का भी कार्य करती है। बात करते हैं मुद्रा के अन्य कार्य तथा अर्थव्यवस्था में भूमिका की, तो मुद्रा की सहायता से मूल्य का स्थानांतरण सुविधाजनक हो जाता है। मुद्रा अर्थव्यवस्था में साख का आधार प्रदान करती है। लोग अपनी आय का एक हिस्सा बैंकों में मुद्रा के रूप में जमा करवाते हैं। इस जमा धन से ही बैंक साख का सर्जन करते हैं। मुद्रा ने पूंजी को गतिशीलता प्रदान करके भी अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। मुद्रा के कारण ही पूंजी को एक उद्योग से दूसरे उद्योग में तथा एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाना संभव हुआ है। मुद्रा की सहायता से ही बचतों को निवेशों में परिवर्तित
किया जाना संभव हुआ। अर्थव्यवस्था में बचतकर्ता तथा निवेशक दो अलग अलग वर्ग हैं। बचतकर्ता अपनी बचतों को मुद्रा के रूप में बैंक आदि वित्तीय संस्थाओं में जमा करवा देते हैं। ये संस्थाएं व्यवसायिक को निवेश हेतु यह मुद्रा उधार देती है। फर्में या व्यवसायिक मुद्रा को किसी उत्पाद के निवेश को लगा देते हैं। इससे अर्थव्यवस्था के उत्पादन की क्षमता में वृद्धि होती है तथा अर्थव्यवस्था आर्थिक विकास के पथ पर अग्रसर होती है। निवेश का तात्पर्य उस व्यय से है जो अर्थव्यवस्था में वास्तविक उत्पादन संपदा में स्टॉक में वृद्धि करता है। मुद्रा के द्वारा ही उपभोक्ता अधिकतम संतुष्टि व कल्याण की स्थिति को प्राप्त करके मुद्रा आसानी से विभाज्य है तथा उपभोक्ता अपनी मुद्रा को विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं पर इस प्रकार व्यय कर सकता है कि उसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो। मुद्रा उपभोक्ताओं को वस्तुओं के चुनाव की स्वतंत्रता भी प्रदान करती है। मुद्रा उत्पादन के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। मुद्रा के द्वारा श्रम विभाजन एक विशिष्टीकरण को अपनाने से बड़े पैमाने पर उत्पादन संभव हो पाता है। विशिष्टीकरण तब घटित होता है जब एक आर्थिक संसाधन एक विशिष्ट वस्तु या सेवा को उत्पादित करता है। जब उत्पादक कार्य को विभिन्न श्रमिकों में उपविभाजित कर दिया जाता है तथा प्रत्येक इकाई श्रम वस्तु या सेवा के उत्पादन में एक विशिष्ट कार्य करता है तो इसे श्रम विभाजन का कहा जाता है। श्रम विभाजन तथा विशिष्टीकरण से उत्पाद की कुशलता में वृद्धि होती है तथा उत्पादन का उच्च स्तर प्राप्त होता है। मुद्रा में अभाव में समस्या यह थी कि जो उत्पादन प्राप्त हुआ उसका उत्पादन में संलग्न सभी इकाइयों में वितरण कैसे हो। मुद्रा के माध्यम से उत्पादन में संलग्न विभिन्न उत्पादन इकाइयों में उत्पादन का वितरण संभव है। प्राप्त कुल उत्पादन या वस्तुओं को विभाजित किया जाना सदैव संभव नहीं है, लेकिन उसके मूल्य का मुद्रा के माध्यम से सभी उत्पादक इकाइयों में उचित आर्थिक नियमों का पालन करते हुए वितरण किया जा सकता है। मुद्रा के कारण राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में तेज वृद्धि संभव हुई है और वस्तु विनिमय प्रणाली में व्यापार का क्षेत्र सीमित होता है तथा इतनी अधिक मात्रा में व्यापार संभव नहीं होता। वर्तमान समय में राज्य के कल्याणकारी स्वरूप को अत्यधिक बल मिला। राज्य या सरकार द्वारा अपनी जनता के कल्याण हेतु अनेक योजनाएं चलाई जा रही है। इन योजनाओं पर सरकार को अत्यधिक व्यय करना होता है और इस व्यय की पूर्ति सरकार कर एवं सार्वजनिक ऋणों से करती है जो मुद्रा के रूप में ही प्राप्त किए जा सकते हैं। वर्तमान में मानव का विकास जिस स्तर पर पहुंचा वह मुद्रा के आविष्कार से ही संभव हुआ। संभवतः मनुष्य के जीवन का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां मुद्रा की कोई भूमिका नहीं हो। मुद्रा एक साधन है, वह साध्य नहीं है। बात करते हैं बचत तथा साख की, तो वित्तीय संस्थाओं के संबंध में गहनता से जानने के लिए आवश्यक है कि बचत एवं साख की अवधारणाओं को समझा जाए। बचत और साख की अवधारणा को समझने के लिए हमें निम्नलिखित 3 स्थितियों पर विचार करने की आवश्यकता है। जैसे कहानी के रूप में देखते हैं, पंकज राजस्थान के सीकर जिले के कटरातल गांव में अपने माता पिता 2 भाई बहन एक के साथ रहता था। वह एक शिक्षित एवं ऊर्जावान युवक था। उसने एक अच्छे संस्थान से व्यवसायिक शिक्षा प्राप्त की तथा वह अपना स्वयं का व्यवसाय स्थापित करना चाहता था। उसके पास व्यवसाय के अनेक विकल्प है तथा उसे बाजार की अच्छी समझ है। वह व्यवसाय के तरीकों को भी भली प्रकार जानता है, फिर भी पूंजी के भाव में वह स्वयं का व्यवसाय स्थापित नहीं कर पाता। उसके पिता एक सामान्य कृषक है जो परिवार की आवश्यकताओं को भी पूरा कर पाते हैं। इस स्थिति में व्यवसाय स्थापित करने हेतु पंकज के पास एकमात्र विकल्प है कि वह आवश्यक पूंजी उधार प्राप्त करे। स्थिति 2 के अनुसार देखें तो संजय झुंझुनू जिले के राजपुरा गांव में रहता है। उसके माता पिता वृद्ध है तथा सामान्यतः बीमार रहते हैं। 3 भाई बहनों में वह सबसे बड़ा तथा परिवार का एकमात्र कमाने वाला सदस्य है। उसके पास 2 हेक्टेयर का छोटा सा खेत है। वह इसी खेत में कृषि कार्य करके प्राप्त आय से अपने परिवार का गुजारा चलाता है। परिवार के सभी सदस्यों की आवश्यकताओं को पूरा करने का दायित्व उसी का है। उसके बाद में कृषि कार्य से प्राप्त होने वाली आय उसके परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु अपर्याप्त है। परिवार की मूलभूत आवश्यकताओं को संतुष्ट करने हेतु आवश्यकता है कि संजय किसी व्यक्ति या संस्था से आवश्यक धन उधार प्राप्त करे। बात आती है नितेश तथा उसकी पत्नी चांदनी जयपुर में रहते हैं। नितेश एक बैंकर में है तथा उसकी पत्नी भी सरकारी सेवा में है। दोनों मित्र भी है और उन्हें विरासत में भी अच्छा आर्थिक आधार मिला है। दोनों अपनी आय के छोटे से हिस्से से अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को संतुष्ट कर लेते हैं, अतः इनके पास आय का एक पर्याप्त हिस्सा बचत के रूप में रह जाता है। यहाँ स्थिति 1 में पंकज को स्वयं का व्यवसाय स्थापित करने हेतु तथा स्थिति 2 में संजय को उपभोग हेतु उधार प्राप्त करने अर्थात ऋण लेने की आवश्यकता है। अर्थशास्त्र में ऋण या उधार प्रदान करने को ही साख प्रदान करना कहा जाता है। बोलचाल की भाषा में साख शब्द वित्तीय सदस्यता की
प्रतिष्ठा को भी बताता है, जिसके आधार पर व्यक्ति या संस्था भविष्य में भुगतान के वायदे के आधार पर ऋण प्राप्त कर सकते हैं या बगैर नगद भुगतान किए वस्तुएं तथा सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं। स्पष्ट है कि अर्थशास्त्र में साख शब्द का उपयोग ऋण के लिए वित्त हेतु लिया जाता है। जिस प्रकार विनिमय में एक पक्ष वस्तु का क्रय करता है तो दूसरा पक्ष विक्रय करता है। क्रय तथा विक्रय एक ही सौदे के दो पक्ष हैं। इसी प्रकार वित्त या कोषों के लेन देन में एक पक्ष उधार या ऋण प्राप्त करता है तो दूसरा पक्ष साख प्रदान करता है। इस प्रकार वित्तीय लेन देन में जितनी राशि ऋण की प्राप्ति होगी उतनी ही राशि प्रदत्त साख की भी होगी। स्थिति 3 पर विचार करें तो हम पाते हैं कि नितेश तथा चांदनी के पास आय का एक बड़ा हिस्सा अप्रयुक्त रह जाता है। आय का वह भाग जिसे उपभोग नहीं किया जा गया बचत कहलाता है। अतः उपभोग पर आय का अधिक ही बचत है। यहाँ अनेक प्रश्न उत्पन्न होते हैं। पंकज को व्यवसाय स्थापित करने हेतु पूंजी कहाँ से उपलब्ध होगी? संजय को अपने परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ऋण कहाँ से प्राप्त होगा? और नितेश तथा चांदनी को अपनी बचतों को कहाँ सुरक्षित रखेंगे? क्या नितेश तथा चांदनी अपनी बचत को सीधे ही पंकज तथा संजय को उधार दे सकते हैं? नितेश तथा चांदनी द्वारा पंकज तथा संजय को सीधे ही उधार दिया तो जा सकता है, लेकिन इससे अनेक व्यवहारिक समस्याएं उत्पन्न होने की प्रबल संभावनाएं होती है। प्रथम, यदि नितेश तथा चांदनी ये नहीं जानते कि पंकज तथा संजय का आर्थिक व्यवहार कैसा है तो उन्हें ऋण देने पर सदैव अपनी गाढ़ी कमाई के डूबने का भय बना रहेगा। द्वितीय, यदि किसी कारण से उन्हें पैसे की अचानक आवश्यकता होती है तो पंकज तथा संजय अल्प सूचना पर पैसे लौटाने में समर्थ हो या नहीं। तृतीय, यह भी संभव है वास्तविक रूप में ऋण देने वाला तथा अंतिम रूप में ऋण लेने वाला दो अलग अलग पक्ष होते हैं और इनके बीच एक सेतु की आवश्यकता होती है जो इन दोनों पक्षों को जोड़ सके। यह भूमिका वित्तीय मध्यस्थ अदा करते हैं। वित्तीय मध्यस्थ वे संस्थान तथा फर्म है जो वित्तीय बाजार में जमा करता तथा उधार लेने वालों के बीच एक सेतु या मध्यस्थ का कार्य करते हैं। ये संस्थान उन व्यक्तियों से धन प्राप्त करते हैं जो अपनी आय से कम खर्च करते हैं अर्थात बचत करते हैं तथा उन व्यक्तियों संस्थानों को साख उपलब्ध करवा देते हैं जिन्हें उत्पादन या उपभोग हेतु धन की आवश्यकता है। जब बचतकर्ता अपनी बचत को इसके पास जमा करवाते हैं तो उन्हें उचित ब्याज प्राप्त होता है तथा धन डूबने का जोखिम बहुत कम होता है। जमाकर्ताओं के पास यह भी सुविधा होती है कि उन्हें जब जरूरत हो वे अपनी जमाओं को तुरंत या अल्प सूचना पर वापस ले सकते हैं। इसी प्रकार उधार लेने वाले व्यक्तियों तथा संस्थाओं को भी वित्तीय मध्यस्थों से अनेक लाभ प्राप्त होते हैं। वित्तीय मध्यस्थों के पास सदैव धन की उपलब्धता बनी रहती है। ये उचित ब्याज दर तथा स्वीकार्य आसान शर्तों पर साख प्रदान करते हैं। बैंक एक महत्वपूर्ण वित्तीय मध्यस्थ है। साख के संस्थागत तथा गैर संस्थागत स्रोत। अर्थव्यवस्था में अनेक लोग ऐसे होते हैं जिनके व्यय उनकी आय से अधिक होते हैं। इस अधिक के व्यय को पूरा करने के लिए उन्हें ऋण लेने की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार अनेक लोग जो कि उत्पादन क्रिया या व्यवसाय में संलग्न हो उन्हें अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने हेतु अधिक पैसों की आवश्यकता होती है जिन्हें वे ऋण लेकर पूरा करते हैं। अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लोग विभिन्न वित्तीय स्रोतों से साख प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी ओर ऐसे भी लोग होते हैं जिनके व्यय उनकी आय से कम है। ये अपनी बचतों पर ब्याज कमाना चाहते हैं, अतः ये अपनी बचतों को विभिन्न वित्तीय संस्थाओं में जमा करवा देते हैं। वित्तीय संस्था वह संस्था होती है जो वित्तीय लेन देन के कार्य को जैसे जमा, ऋण, निवेश आदि संपन्न करती है। जैसे बैंक, सहकारी समिति, साहूकार, देशी बैंकर आदि। इन वित्तीय संस्थाओं को संस्थागत आदत तथा गैर संस्थागत स्रोतों में वर्गीकृत किया जाता है। संस्थागत साख प्रदान करने वाली संस्थाएं सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक के पास पंजीकृत होती है। इसका नियमन, नियंत्रण तथा निर्देशन भारतीय रिजर्व बैंक तथा सरकार द्वारा होता है। ये अपनी सभी क्रियाओं के संबंध में अपनी नियामक संस्थाओं को सूचित करते हैं और इन संस्थाओं द्वारा केवल लाभ के लिए कार्य नहीं किया जाता, इन्हें महत्वपूर्ण सामाजिक दायित्वों को भी वहन करना पड़ता है। ये संस्थाएं गरीब एवं कमजोर वर्ग को भी साख प्रदान करती है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के वित्तीय समावेशन के द्वारा आर्थिक समानता की स्थापना करने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। वित्तीय समावेशन समाज के गरीब
कमजोर, पिछड़े तथा निम्न आय वर्ग को वहनीय लागत पर वित्तीय सेवाएं प्रदान करके उन्हें वित्तीय सेवाओं से जोड़ना वित्तीय समावेशन कहलाता है। बात करते हैं वाणिज्य बैंक की, तो हमने देखा कि नितेश तथा चांदनी अपनी आय से कम खर्च करते हैं। अपनी इन बचतों को इस प्रकार प्रतिबंधित करना चाहेंगे कि उन्हें धन डूबने का भी भय नहीं हो तथा जमा पूंजी उचित ब्याज भी प्राप्त हो। इस प्रकार बैंक इस कार्य को संपन्न करने वाले महत्वपूर्ण वित्तीय मध्यस्थ होता है और बचत करने वालों से रुपए जमा लेकर बैंक यह रुपए उन लोगों को उधार देते हैं जिन्हें उत्पादन या उपभोग हेतु धन की आवश्यकता होती है। तो आपने नगद की बजाय चेक से भुगतान के बारे में सुना होगा। चेक से भुगतान के लिए भुगतानकर्ता जिसका किसी बैंक में खाता हो एक निश्चित रकम के लिए चेक काटता है। उसके बारे में बात करते हैं। चेक एक ऐसा आदेश पत्र जो बैंक को किसी व्यक्ति के खाते से चेक पर नामित व्यक्ति को एक विशेष राशि के भुगतान का आदेश देता है। अग्रांकित चेक टैगोर शिक्षण संस्थान राजेंद्र प्रसाद को 500 रुपए का भुगतान करने के लिए जारी किया गया है और इस पर 2 समानांतर तिरछी रेखाएं अंकित की गई है। ये रेखांकें चेक इस बात का सूचक है कि यह प्राप्तकर्ता के खाते में ही जमा होगा। ध्यान से देखें तो स्पष्ट होता है कि रेखांकित चेक में 7 पूर्तियां की जाती है, 2 समानांतर तिरछी रेखाएं और जारी करने का दिनांक, भुगतान प्राप्तकर्ता का नाम, भुगतान की राशि, अंकों में भुगतान की राशि, शब्दों में चेक जारी करने वाले के खाता संख्या, चेक जारी करने वाले के हस्ताक्षर। प्रचलन में गैर रेखांकित चेक भी लिखे जाते हैं। इनसे भुगतान प्राप्तकर्ता का कोई भी प्रतिनिधि बैंक में जाकर भुगतान प्राप्त कर सकता है। यह चेक लिखना जोखिम पूर्ण होता है। बात करते हैं आगे इसी क्रम में, तो इस तरह हम देखते हैं कि मांग जमा में मुद्रा के अनिवार्य लक्षण मिलते हैं। मांग जमा के बदले चेक लिखने की सुविधा से बिना नगद का उपयोग किए सीधा भुगतान करना संभव हो जाता है। एक बड़ा प्रश्न उठता है कि बैंक जनता से जो धन जमा खातों में स्वीकार करते हैं उसका क्या करते हैं। बैंक जमा रकम का एक छोटा सा हिस्सा अपने पास नगद रूप में रखते हैं। इस हिस्से का प्रावधान एक दिन में जमा करताओं द्वारा धन निकालने की संभावना के आधार पर किया जाता है। चूंकि किसी एक विशेष दिन में केवल कुछ जमाकर्ता ही नगद निकालने के लिए आते हैं, इसलिए बैंक का काम इतने नगद से हो जाता है। बैंक जमा राशि के एक बड़े भाग को ऋण देने के लिए उपयोग में लेते हैं। इस आधार पर कहा जा सकता है कि बैंक वह संस्थान है जो जनता से मांगे जाने पर पुनर्भरण योग्य एवं चेक द्वारा निकालने योग्य जमाएं स्वीकार करता है। एक वाणिज्यिक बैंक वह वित्तीय संस्थान है जो जमाएं स्वीकार करना, व्यवसायिक ऋण प्रदान करना आदि सेवाएं प्रदान करता है। वाणिज्यिक बैंकों की भूमिका की बात करें तो वर्तमान में अर्थव्यवस्था के विकास एवं सुदृढ़ता में वाणिज्यिक बैंकों का महत्व अकथनीय है। आर्थिक विकास में वाणिज्यिक बैंकों के महत्व को निम्न बिंदुओं में देखा जा सकता है। पहला आपका आता है आर्थिक विकास हेतु ऊंची बचत दर आवश्यक है। वाणिज्यिक बैंक जनता की बचतों को सुरक्षित रखकर उन्हें ब्याज भी प्रदान करता है। जनता से जो बचतें जमा होती हैं उन्हें गतिमान करके बैंक अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न उत्पादकों तथा निवेशकों तक पहुंचाते हैं। यदि बैंक नहीं होते तो बचतें सदैव बचतकर्ता के पास ही पड़ी रहती तथा कभी भी उत्पादन हेतु उपयोग में नहीं आती। बैंक संसाधनों का अनुकूलतम आवंटन करते हैं। प्राप्त बचतों को बैंक उन क्षेत्रों को उधार देते हैं जहां लाभ की दर अर्थात प्रतिफल की दर है वो अधिकतम हो। साथ ही बैंक उन क्षेत्रों में भी संसाधन आवंटन करते हैं जो सामाजिक कल्याण की दृष्टि से अवांछनीय है। बात करते हैं वाणिज्यिक बैंक के कार्य की, तो जमाएं स्वीकार करना बैंक द्वारा प्रदत्त सेवाओं में सर्वाधिक महत्वपूर्ण और प्रथम कार्य जमाएं स्वीकार करना है। बैंक व्यक्तियों, फर्मों एवं अन्य संस्थाओं से जमाएं प्राप्त करते हैं। व्यापक रूप से ये जमाएं 3 प्रकार की होती है। चालू खाते की जमाएं, बचत खाते की जमाएं तथा स्थायी जमाएं। व्यवसायिक द्वारा चालू खाते में धन जमा करवाया जाता है। इसमें बार बार लेन देन कर सकते हैं। बैंक इन चालू जमाओं पर बहुत कम या शून्य ब्याज देते हैं। बात करते हैं कि चालू तथा बचत खाते की को संयुक्त रूप से मांग जमाएं कहा जाता है। बैंक सर्वाधिक ब्याज स्थायी जमाओं पर प्रदान करते हैं। ये लंबी अवधि हेतु होती है, अतः इन्हें अवधि या समय जमा भी कहा जाता है। ऋण प्रदान करना यानी वाणिज्यिक बैंक अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में जैसे कृषि, उद्योग, व्यापार आदि को ऋण प्रदान करते हैं। यह ऋण नगद, शाख, अर्धिविकर्षक आदि अनेक रूपों में प्रदान किया जाता है। अधिविकर्ष
खाता धारक को खाते में जमा राशि से अधिक राशि निकलवाने की छूट देकर ऋण प्रदान करना होता है। बैंक द्वारा विभिन्न व्यक्तियों एवं संस्थाओं को विभिन्न उद्देश्यों से दिए गए ऋणों पर ब्याज की दर भी अलग अलग होती है। बैंक जमा पर जो ब्याज देते हैं उससे अधिक ब्याज दिए गए ऋणों पर लेते हैं। कर्जदारों से लिए गए ब्याज और जमाकर्ताओं को दिए गए ब्याज के बीच का अंतर बैंकों की आय का प्रमुख स्रोत है। बात करते हैं इसी क्रम में अन्य कार्यों की, तो जमाएं स्वीकार करने तथा ऋण प्रदान करने के अतिरिक्त बैंक अपने ग्राहकों को कई अन्य प्रकार की सेवाएं भी प्रदान करते हैं। बैंक बिलों तथा चेकों का संग्रहण करते हैं, बीमा की किस्त आदि का नियमित भुगतान करते हैं, लॉकर की सुविधा प्रदान करते हैं, इसके मूल्यांकन, वस्तुओं को सुरक्षित रखते हैं। बैंक अनेक सांख्यिकी सूचनाएं एकत्रित करके उन्हें विभिन्न एजेंसियों का उपलब्ध करवाते हैं। वे धन के स्थानांतरण की सुविधा प्रदान करते हैं और सारूप में यह कहा जा सकता है कि आर्थिक विकास तथा वित्तीय समावेश में बैंक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। बैंक संस्थागत स्रोत जमाओं पर उचित ब्याज प्रदान करती है तथा इसके द्वारा प्रदत्त साख पर ब्याज की दर गैर संस्थागत स्रोतों द्वारा ली जाने वाली ब्याज की दर की तुलना में बहुत कम होती है। संस्थागत स्रोत अपने सभी लेन देन का लिखित रिकॉर्ड रखते हैं। इन संस्थाओं के कार्य दिवस तथा कार्य घंटे में निश्चित होते हैं, अतः सभी दिनों में सभी समय वित्तीय लेन देन के लिए उपलब्ध नहीं होते। बैंक तथा सहकारी समितियां संस्थागत वित्तीय स्रोत होते हैं। गैर संस्थागत वित्तीय स्रोतों के वित्तीय संस्थाएं होती है जो वित्त के लेन देन के संबंध का में सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक के पास पंजीकृत नहीं होती। ऐसा कोई नियामक संगठन या केंद्र नहीं होता जो इन गैर संस्थागत वित्तीय स्रोतों की गतिविधियों को निर्देशित कर सकता हो। सामान्यतः गैर संस्थागत स्रोतों द्वारा ऋणियों से ली जाने वाली ब्याज की दर बहुत ऊंची होती है। देशी बैंकर, साहूकार, भूस्वामी, रिश्तेदारों आदि को सामान्यतः गैर संस्थागत वित्तीय स्रोतों में शामिल किया जाता है। ये संस्थाएं बहुत लोचनशील होती है। इसकी गतिविधियां समय पर बाधित नहीं होती है। इसके द्वारा साख प्रदान करने की प्रक्रिया बहुत सरल तथा सीधी होती है। इनके द्वारा बहुत कम कागजी कार्रवाई की जाती है। संस्थाओं द्वारा अपने लेन देन का बहुत कम रिकॉर्ड रखा जाता है। इन पर लेन देन के रिकॉर्ड में हेराफेरी के गंभीर आरोप भी लगाते हैं। गैर संस्थागत वित्तीय स्रोत अधिकांश स्थानीय होते हैं और यह क्षेत्र की संस्कृति, प्रथाओं, रीति रिवाजों से सुपरिचित होते हैं, अतः ये साख प्रदान करने एवं दिए गए उधार की वसूली में बहुत लोचपूर्ण व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। यह संस्थागत ऋण की क्रियाओं, आर्थिक स्थिति एवं आर्थिक व्यवहार, भुगतान रखने की क्षमता आदि से सुपरिचित होते हैं, अतः इनके द्वारा प्रदत्त साख की अधिकांश वसूली हो जाती है और साथ ही अपनी मुद्रा को वसूल करने के लिए ये अनेक प्रकार अनुचित साधनों का उपयोग भी करते हैं। बात करते हैं देशी बैंकर की, तो इनके द्वारा भी भारत में बैंकिंग व्यवसाय संपन्न किया जाता रहा है। ये निजी फर्म या व्यक्ति होते हैं जो बैंक की तरह कार्य करते हैं। भारत में आधुनिक वाणिज्यिक बैंकों के विकास से पूर्व बैंकिंग का कार्य पूर्णतः इन्हीं के द्वारा संपन्न किया जाता था। इनके द्वारा प्रमुख कार्य यानी जनता से जमाएं स्वीकार करना, अपने ग्राहकों को विभिन्न प्रकार की संपत्तियां गिरवी रखकर उन्हें ऋण प्रदान करना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर तक कोषों को स्थानांतरित करना, बैंकिंग कार्य के साथ साथ अपना व्यवसाय भी चलाना, छोटे व्यापारियों तथा छोटे उद्यमियों के साथ लेन देन करना और ऋणी को वित्तीय स्थिति एवं व्यवसाय के संबंध में निजी जानकारी के आधार पर ऋण प्रदान करना, ग्राहकों के लिए बैंकर ही नहीं अपितु मित्र एवं सलाहकार भी बनाना, ये इनके प्रमुख कार्य होते हैं। बात करते हैं आगे इसी कड़ी के अंतर्गत, तो साहूकार यानी साख के गैर संस्थागत स्रोतों में साहूकार भी उल्लेखनीय भूमिका होती है। साहूकार शुद्ध रूप से स्वयं की पूंजी को उधार देते हैं। यह जनता से जमाएं स्वीकार नहीं करते। सामान्यतः छोटे व्यक्ति ऋण प्रदान करते हैं। ऋणियों से ऊंची ब्याज दर वसूल करने के कारण इन्हें शोषक भी माना जाता है। आजकल वित्तीय समावेश एवं बैंकिंग सेवाओं के विस्तार के फलस्वरूप देशी बैंकर तथा साहूकारों का महत्व लगातार घट रहा है। साहूकारों तथा देशी बैंकर के अलावा भूस्वामी, मित्र एवं रिश्तेदार भी गैर संस्थागत साख के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। स्वयं सहायता समूह की बात करें तो निर्धनता परिवार ऋण के लिए अब भी गैर संस्थागत स्रोतों पर निर्भर है। ऐसा क्यों है? भारत के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में अब भी बैंक नहीं है। तो बात करते हैं आगे इसी क्रम में, तो बैंक से कर्ज लेना भी गैर संस्थागत स्रोत से कर्ज लेने की तुलना में ज्यादा मुश्किल है। देखिए, बैंक से कर्ज लेने के लिए ऋणादार और विशेष कागजातों की जरूरत पड़ती है
और ऋणाधार की अनुपलब्धता का एक प्रमुख कारण है, जिससे गरीब बैंकों से ऋण नहीं ले पाते। दूसरी ओर गैर संस्थागत ऋणदाता जैसे साहूकार इन कर्जदाताओं को व्यक्तिगत स्तर पर जानते हैं और इस कारण अक्सर बिना ऋणाधार के भी ऋण देने के लिए तैयार हो जाते हैं। बात करते हैं साहूकार के पास ये, लेकिन साहूकार ब्याज की दर बहुत ऊंची रखते हैं, लेन देन की लिखापढ़ी भी पूरी नहीं करते हैं और निर्धन कर्जदारों को तंग करते हैं। हाल ही के वर्षों में लोगों ने गरीबों को उधार देने के कुछ नए तरीके अपनाने की कोशिश की है। बात करते हैं कि इसका उद्देश्य सदस्यों के लिए स्वरोजगार के अवसरों का सृजन करना होता है। उदाहरण के लिए सदस्यों को छोटे छोटे कर्ज, अपनी गिरवी रखी जमीन छुड़ाने के लिए कार्यशील पूंजी की जरूरत पड़ती है और उसके लिए घर बनाने, सिलाई की मशीन, हथकरघा, पशु इत्यादि खरीदने के लिए उसे ऋण प्रदान किया जाता है। बात करते हैं बचत और ऋण गतिविधियों से संबंधित ज्यादातर महत्वपूर्ण निर्णय समूह के सदस्य स्वयं लेते हैं। समूह दिए जाने वाले ऋण अथवा उसका लक्ष्य, उसकी रकम, ब्याज दर, वापस लौटाने की अवधि आदि के बारे में निर्णय करता है। इस ऋण को लौटाने की जिम्मेदारी समूह की होती है। एक भी सदस्य अगर ऋण वापस नहीं लौटाता तो समूह के अन्य सदस्य इस मामले को गंभीरता से लेते हैं। इस प्रकार जब निर्धन महिलाएं अपने को स्वयं सहायता समूह में संगठित कर लेती है तो बैंक इन्हें ऋण देने के लिए तैयार हो जाता है, यद्यपि उसके पास कोई ऋणाधार नहीं होता। इस तरह स्वयं सहायता समूह कर्जदारों को ऋणाधार की कमी की समस्या से उबारने में मदद करते हैं। उन्हें समय अनुसार विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं के लिए एक उचित ब्याज दर पर ऋण मिल जाता है। इसके अतिरिक्त यह समूह ग्रामीण क्षेत्रों के गरीबों को संगठित करने में मदद करते हैं। इससे न केवल महिलाएं आर्थिक रूप से स्वावलंबी हो जाती है, बल्कि समूह की नियमित बैठकों के माध्यम से लोगों को एक आम मंच मिलता है, जहां ये विभिन्न सामाजिक विषयों जैसे स्वास्थ्य, पोषण और घरेलू हिंसा इत्यादि पर आपस में चर्चा कर पाते हैं। बात आती है चिट फंड की, तो बाद में बचत प्रवृत्ति को बढ़ावा देने तथा ऋण उपलब्ध करवाने की दृष्टि से चिट फंड कंपनियों की विशिष्ट भूमिका है। वह कंपनी को चिट योजना का प्रबंधन, संचालन तथा निर्देशन करती है। चिट फंड कंपनी कहलाती है। चिट फंड भारत में चलने वाली विशेष बचत एवं ऋण योजना यह पारस्परिक लाभ की एक योजना है। इसके अंतर्गत योजना के सभी सदस्य एक अनुबंध का हिस्सा होते हैं, जिसमें अपना निर्धारित अंश जमा करवाते हैं। इसमें कुल जमा राशि निविदा निकालकर या नीलामी द्वारा योजना के किसी एक सदस्य को प्रदान कर दी जाती है। निविदा या नीलामी में सभी सदस्य भाग लेते हैं तथा जो सदस्य सबसे ज्यादा बट्टा कटवा कर राशि लेने को तैयार हो उसे पुरस्कृतकर्ता घोषित किया जाता है। यदि कोई भी सदस्य राशि लेने के लिए निविदा या नीलामी में भाग नहीं लेता तो एक न्यूनतम राशि बट्टा काटकर लॉटरी से सीट निकालकर विजेता के नाम तय कर लिया जाता है। प्रत्येक माह एक सदस्य को विजेता के रूप में पुरस्कार की राशि मिलती है। जो सदस्य योजना में एक बार विजेता हो जाता है उसे निविदा या नीलामी में पुनः शामिल नहीं किया जाता, अर्थात निविदा या नीलामी में योजना गैर पुरस्कृत सदस्य की ही भाग ले सकते हैं। बट्टे की राशि ही लाभांश होती है, जिससे सभी सदस्यों में समान रूप से बांट दिया जाता है। लाभांश की राशि को घटाकर अगली किस्त की राशि प्रबंधक एवं निर्देशक के लिए योजना के सदस्यों से अनुबंध में निर्धारित कमीशन प्राप्त करती है। योजना में विजेता को भी चिट फंड योजना की निर्धारित अवधि में प्रत्येक माह अपनी किस्त जमा करवानी होती है। चिट फंड योजनाएं संगठित वित्तीय संस्थाओं के अतिरिक्त मित्रों एवं रिश्तेदारों आदि असंगठित समूहों द्वारा भी चलाई जाती है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप सब्जेक्ट ज्ञान YouTube चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए। आपने अपना अमूल्य समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। आगे फिर कभी किसी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।